तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो सर्दियाँ हो रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है, कोहरा ही कोहरा हो रहा है ये। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप गर्म कपड़े पहनो, सर्दियों से बचो और नहाओ नहाओ, ना नहाना मत नहाओ, नहाओ तो गर्म पानी करके नहाओ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम करो अपना, और यहाँ पर जो है जो भी चीज़ करो, लेकिन सर्दियों से बचो, क्योंकि जो सर्दियों में अगर तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत ज़्यादा लंबी तबीयत ख़राब होती है। गर्मियों में तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हाई होता है, पानी हम ज़्यादा पीते हैं और अपना खाने पीने का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी सर्दियों में जो है ना, जो तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो मामला बिगड़ जाता है। तो सर्दियों से बचो। तो बात करते हैं कि यहाँ पर जो चल रहा है दुनिया भर में वो क्या चल रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पर आज कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहते हैं, करने वाले हैं, जिससे 2024 का जो साल होगा वो यहाँ पर पूरी तरह से केओस वाला हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो मामला इतना ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दुनिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर होने वाली है। और यहाँ पर मैं बात करूँगा 5 ऐसी चीज़ों की जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि 2024 का जो साल रहेगा वो किस तरह से रहेगा और क्या क्या यहाँ पर उतार चढ़ाव आने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो साल ये अभी शुरू हुआ ही है। 2023 में हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर दुनिया में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा युद्ध देखने को मिले हैं हमें, बहुत ज़्यादा जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें शिफ्ट आया है। G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, और इसके अलावा जो ब्रिक्स का सम्मेलन है, ऑनलाइन सम्मेलन है, वो हुआ है। और इसके अलावा 2023 में ही जो एक्सपेंशन है ब्रिक्स का वो हुआ है। तो 2023 जो साल था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो 2024 का साल होने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला मुद्दा क्या है। तो पहला मुद्दा है दुनिया को लेकर कंट्रोल। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक अमेरिका से जो रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो अमेरिका से रिलेटेड संगठन है जैसे कि G17, नेटो और दूसरे जो संगठन है वो यहाँ पर दुनिया भर को डोमिनेट करते थे कि भाई हमारे यहाँ पर पहुँच है, हमारे यहाँ पर संसाधन है, हमारे यहाँ पर पैसा है, तो हम तो इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी है कि भाई यहाँ पर अमेरिका के जो हक़ में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, और अमेरिका ने कुछ ऐसी संगठनें बनाई हैं जिससे उसको पूरा फ़ायदा मिलता है। तो दूसरे जो देश हैं ग्लोबल साउथ के या फिर जो दूसरे विकासशील देश हैं, उनके हाथ में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, कद्दू मिलता है उनको। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो ब्रिक्स संगठन है वो यहाँ पर आया। पहले तो देखा जा रहा था कि जो ब्रिक्स है वो ऐसे ही छोटा मोटा संगठन है, इसमें कुछ खास होने वाला नहीं है। लेकिन 2023 में बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रिक्स में बदल गई है। ब्रिक्स जो है वो एक काफ़ी बड़ा संगठन अब बन गया है। ब्रिक्स में अभी तक तो 5 देश शामिल थे, जिसमें ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। लेकिन अब इसमें 5 देश और शामिल हो गए हैं, जैसे कि इसमें इथियोपिया शामिल हो गया है, मिस्र शामिल हो गया है, सऊदी अरब शामिल हो गया है, और इसमें तुम्हारा ब्राज़ील तो है, इसमें ईरान भी शामिल हो गया है। तो यहाँ पर 5 देश इसमें शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से जो अब ब्रिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि 46.5% दुनिया की जो पॉपुलेशन रहती है वो यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज़ में रहती हैं। आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले देश है, चाइना, इंडिया, वो इसमें है, जबकि ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में भी कोई कम पॉपुलेशन नहीं है, ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है, 25 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। और इसके अलावा जो मिस्र है उसमें भी 10-12 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन अब ब्रिक्स में आ गई है। और इसके अलावा यहाँ पर 1/3 की जो ग्लोबल GDP है ना वो भी इन ब्रिक्स देशों के पास है। आप देख सकते हैं चाइना की कितनी बड़ी इकोनॉमी है, और इंडिया भी अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। GDP भारत की बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दुनिया भर का जो 45% का जो ग्लोबल ऑयल आउटपुट है वो भी अब ब्रिक्स देशों के पास आ गया है, जैसे कि ईरान, सऊदी अरब। तो ये काफ़ी बड़े जो ऑयल आउटपुट देने वाले देश है वो हैं। तो यहाँ पर अब जो है वो ब्रिक्स के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई है, जिसकी वजह से ब्रिक्स भी अब यहाँ पर काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर ये देश आपस में तय करके अपना जो ग्लोबल मुद्दा है, जो अपना एजेंडा है वो यहाँ पर रख सकते हैं कि अब ब्रिक्स जो है वो क्या करने वाला है। अब यहाँ पर जो ब्रिक्स है वो अपनी एक करेंसी भी बनाने वाला है, जिसकी वजह से अब जो डॉलर की जो डोमिनेंस है ना वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। कि भाई यहाँ पर जो डॉलर के जो इस्तेमाल से यहाँ पर अमेरिका फ़ायदा उठाता था वो अब यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर की जितना भी ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। तो अगर कोई देश यहाँ पर
अमेरिका की बातें नहीं सुनता, अमेरिका की नीतियों के हिसाब से नहीं चलता, तो यहाँ पर अमेरिका उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, जैसे कि ईरान के मामले में किया, उत्तर कोरिया के मामले में किया, वेनेजुएला के मामले में किया, क्यूबा के मामले में किया, रशिया के मामले में किया, तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा देता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हुए, इस हेजेमोनी को देखते हुए यहाँ पर डॉलर से थोड़ा बहुत यहाँ पर दूर होने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स है वो यहाँ पर एक करेंसी लेकर आने वाली है, जो R5 के नाम से सुना है कि R5 होगी। अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा, लेकिन जब आएगी ये तब पता चल जाएगा कि भाई नाम क्या है इसका। और अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो दुनिया भर में होने वाले हैं इलेक्शन, क्योंकि देखा जाए तो इस बार जो है वो लगभग दुनिया की आधे देश जो है, आधी पॉपुलेशन यहाँ पे वोट डालेगी। अब देखिए जो दुनिया वोट डालेगी वो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इलेक्शन है, क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर सरकारें बदल जाती है ना, तो सरकारों के हिसाब से नीतियाँ भी बदल जाती है। और यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा तगड़े इलेक्शन होने वाले हैं। इंडिया में तो होने वाला ही, आपको तो पता ही है कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में होने वाला है। और यहाँ पर मोदी जी के सामने बहुत तगड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन को लेकर। हालांकि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में भी अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, बहुत ज़्यादा जो पार्टी है उनमें से असंतोष है। लेकिन ये वक्त के साथ जो है चीज़ें सामने निकल कर आएगी कि आगे क्या होगा इनका, इंडिया गठबंधन वालों का। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने वाले हैं, जो भारत का एक पड़ोसी देश तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर भारत का दुश्मन देश भी है। तो यहाँ पर अगर भारत के हिसाब से नेता बनता है तो ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया नेता आ जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश में तो आज ही इलेक्शन है, तो बांग्लादेश की भी चीज़ें हैं। तो बांग्लादेश में भी यहाँ पर जो शेख हसीना है, जो अभी की प्रधानमंत्री है, वो यहाँ पर इंडिया के पक्ष में है, इंडिया के फेवर में। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत तो यही चाहता है कि जो शेख हसीना है वो यहाँ पर पावर में रहे। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया, और जो बाइडेन अभी यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर दिक्कतें हैं जो बाइडेन के भी मामले में, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर जो बाइडेन डाउन है, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच गया है पॉपुलैरिटी के मामले में। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने निकल आई है। इसके अलावा यहाँ पर रशिया में भी चुनाव है। अब देखिए रशिया में चुनाव हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को हटाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाला है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर अगले 10 साल तक भी नहीं हटेंगे। तो इस बार का जो चुनाव है वो भी यहाँ पर रशिया का जो चुनाव होगा व्लादिमीर पुतिन जीतेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर यूके में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो यूके में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो ये देखा जाएगा कि यहाँ पर इंडिया के फेवर में कोई नेता आता है या नहीं आता है। अभी तक तो देखा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है वो इंडिया के बस न्यूट्रल ही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अभी नहीं हुआ है। ऋषि सुनक तो है इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरह से ब्रिटेन की जो हुकूमत है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर वीज़ा से रिलेटेड कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिसकी वजह से इंडियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूके में भी इलेक्शन होने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लगभग दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो तो इस साल वोट डालेगी। तो अब देखना ये होगा कि जो इलेक्शन होंगे उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से नेता सामने आते हैं और उनकी क्या क्या नीतियाँ होती है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो वेस्ट एशिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल यहाँ पर दबाकर गाज़ा के ऊपर बम बरसा रहा है, वहाँ पर तोप के गोले बरसा रहा है, वेस्ट बैंक में रेड मार रहा है। और इजराइल तो यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह के मूड में है कि भाई गाज़ा को पूरी तरह से तबाह कर दो। और इसके अलावा यहाँ पर इजराइल के ऊपर जेनोसाइडल वॉर भी का जो इल्ज़ाम है वो साउथ अफ्रीका ने लगाया है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इसका अगेंस्ट यहाँ पर फाइल कर दिया है केस। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में क्या होता है, क्या ये जो वॉर है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर ईरान के करबन शहर में बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें यहाँ पर आईएस ने तो जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन यहाँ पर ईरान ने इसका पूरा इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका और इजराइल के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर लेबनान में भी हमास का सेकंड मोस्ट पावरफुल जो नेता है उसको भी यहाँ पर एक स्ट्राइक के ज़रिए मार दिया गया था, जिसकी वजह से इजराइल को भी यहाँ पर लेबनान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पर लेबनान की तरफ से हमें रिटेलिएशन मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट का जो वॉर है वो चेंज करने वाली है। और हो सकता है कि जो इजराइल हमास वॉर है वो इजराइल हमास वार ना होकर बहुत सारे देशों के बीच में वॉर हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगी। और जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसकी वजह से
भारत को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो भारत को यहाँ पर मुश्किलें हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो मिडिल ईस्ट है वो एक बहुत ही बड़ा एक ऑयल प्रोड्यूसर है, ऑयल एक्सपोर्टर है, और भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑयल ख़रीदता भी है। तो अगर यहाँ पर भारत अगर सप्लाई चेन में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये जो पूरा रीजन है अगर वो वॉर में उलझ जाएगा तो यहाँ पर जो ऑयल प्रोडक्शन है, ऑयल एक्सपोर्ट है, वो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और भारत अपनी ज़रूरतों का 85% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, तो पूरी तरह से भारत जो है वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ पर सप्लाई चेन में दिक्कत आएगी तो भारत को तो दिक्कत हो जाएगी, और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ महंगाई भी बढ़ाएगी भारत में। तो भारत तो यही चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है उसमें यहाँ पर शांति बनी रहे। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है चाइना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस आ रही थी, यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर तो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है, जिससे वजह से इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा एक टेंशन देने वाली चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वहाँ से एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो चाइना को यहाँ पर दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है, लेकिन अब इस दुनिया की फैक्ट्री पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। और यहाँ पर वैसे भी अमेरिका के साथ तो ट्रेड वॉर चल रहा है, और अमेरिका के साथ यहाँ पर जुबानी जंग भी चल रही है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो चाइना के फेवर में नहीं है। और अगर यहाँ पर चाइना के साथ दिक्कत आती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दुनिया वाले बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स पर है, और यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स में हैं, सेमीकंडक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर पूरी दुनिया की दिक्कत बन जाएगी। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो दुनिया के फेवर में नहीं है, और यहाँ पर अगर चाइना में क्राइसिस आती है तो पूरी दुनिया में भी क्राइसिस आ सकती है। क्योंकि अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो यहाँ पर चाइना है। और यहाँ पर चाइना और अमेरिका में कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अगर अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 22 ट्रिलियन के आसपास है, तो चाइना की भी 18 ट्रिलियन है। तो चाइना जो है वो अमेरिका से ज़्यादा दूर नहीं है, और आने वाले समय में चाइना यहाँ पर अमेरिका को बहुत जल्दी पीछे छोड़ सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चाइना के फेवर में तो नहीं है, और चाइना में एक क्राइसिस की तरह आ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा, और ये जो क्या चीज़ होगी वो 2024 में पता चल जाएगी। और जो पांचवी चीज़ है वो है यहाँ पर जो दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, जापान, कुछ ऐसे देश हैं, इसमें ताइवान भी आ सकता है, कुछ ऐसे देश है यहाँ पर जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अभी तो यहाँ पर ग्लोबली जो दुनिया भर में 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो लगभग 10-12% के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में ये जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर 22% हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सरकारें हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब पूछोगे आप कि ये क्यों होने वाली है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। अब जो हेल्थ केयर है बहुत सारे देशों में यहाँ पर फ्री दी जाती है, और बहुत सारे देशों में यहाँ पर सब्सिडाइज भी होती है। तो इस चीज़ से सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और यहाँ पर इसके अलावा अगर यहाँ पर जो एजिंग पॉपुलेशन वो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो जो वर्क फोर्स है उसमें से भी तो लोग कम होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर वर्क फोर्स से धीरे धीरे हट रहे हैं, और पॉपुलेशन उनके हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही जिससे उस जो वर्क फोर्स है उसको यहाँ पर रिप्लेस किया जा सके। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने वाली है। और यहाँ पर जो सरकारें हैं उनके पास जीडीपी बढ़ाने के लिए वर्क फोर्स तो इतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर खर्चा करने के लिए जो एजिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर उधार ले लेके यहाँ पर अपना जो काम है वो चलाएंगे, और वर्क फोर्स तो इतनी होगी नहीं, तो यहाँ पर जो उनकी जो जीडीपी है वो भी थोड़ी सी दाएं बाएं ऊपर नीचे होने वाली है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि 2024 का जो साल रहेगा वो किस तरह से रहेगा, और क्या क्या केओस यहाँ पर मच सकता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और पसंद आए तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।